Now we are coming to chapter periodic classification of elements. देखो, जब भी हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सामान होते हैं, तो हम क्या करते होते हैं, उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करने की कोशिश करते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे भैया, अभी तुम्हारे पास में क्या है, तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो. तो अब तुम्हारे पास में मान लो फिजिक्स की 4 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की 4 बुक्स हैं, मैथ्स की 4 बुक्स हैं, और तुम तुम्हारी शेल्फ वगैरह जमा रहे हो. तो तुम क्या करोगे, फिजिक्स की 4 बुक्स को एक साथ रख दोगे, केमिस्ट्री की 4 बुक्स को एक साथ रख दोगे, बायो की या मैथ्स की 4 बुक्स को एक साथ रख दोगे, ताकि तुमको कभी भी जरूरत पड़े कि चलो मुझे फिजिक्स की कोई बुक चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सीधा सीधा शेल्फ में कहाँ हाथ मारोगे, जब फिजिक्स की बुक्स रखी है वहाँ तो नहीं मारोगे जहाँ मैथ्स की बुक्स है. तो ये तो 10-12 बुक्स की बात है. ऐसे और ज़्यादा बुक्स हो जाए, मान लो फिजिक्स में तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिसिटी की भी 3-4 बुक्स पड़ी हैं, मैकेनिक्स की 5-6 बुक्स पड़ी हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, कुछ ऑप्टिक्स की पड़ी हुई हैं, कुछ मॉडर्न फिजिक्स की पड़ी हुई हैं. तो तुम क्या करोगे, सारी इलेक्ट्रिसिटी एक साथ रख दी, सारी ऑप्टिक्स एक साथ रख दी, सारी मॉडर्न फिजिक्स एक साथ रख दी, ऐसे ही कुछ करोगे ना. ऐसी ऑर्गेनिक में और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की मान लो 5 बुक्स हैं, तो ऑर्गेनिक की 5 बुक्स को एक साथ रख दोगे, इनऑर्गेनिक की 5 बुक्स को एक साथ रख दोगे, लाइकवाइज. तो हमारा एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, व्हेन वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी हैव मल्टीपल थिंग्स विथ अस, एट दैट टाइम वी यूज टू कीप देम इन अ प्रॉपर अरेंज्ड मैनर. हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उनको कैसे अरेंज करें, प्रॉपर अरेंज करके करें. बोलो, ताकि हमको उनको जब भी कभी पिक करने की जरूरत हो, हमें उनको सिलेक्ट करने की जरूरत हो हर्षित, तो क्या करेंगे, हम उनको जब भी उनको पिक करने की नौबत आए तो हम कैसे करें, सिस्टमेटिक, हमको वो पिक करना क्या रहे, आसान रहे, सहूलियत भरा रहे, एट ईज रहे. से ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है. तो ऐसे ही एलिमेंट्स के बारे में बात हुई, जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलने लगे कि 1 एलिमेंट मिला, 2 एलिमेंट मिले, 15 एलिमेंट मिले, 20 एलिमेंट मिले, तो उन एलिमेंट्स को भी एक रेगुलर तरीके से अरेंज करने की कोशिश साइंटिस्ट लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने करने की कोशिश करी. ऐसे अलग अलग लोग क्या करते गए, अलग अलग तत्वों को जैसे जैसे उनकी खोज होती गई, जैसे जैसे एलिमेंट्स वर गेटिंग डिस्कवर्ड, केमिस्ट स्टार्टेड क्लासिफाइंग देम इन अ प्रॉपर अरेंज्ड मैनर. केमिस्ट ने क्या करा, उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करने की काम शुरू कर दिया. बोलो, अरे कहो, ठीक है. अब इस पर सबसे पहला काम किसने किया, डॉबर्नियर ने. डॉबर्नियर ने क्या करा, डॉबर्नियर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड. ये जो क्रेडिट जाता है पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बनाने का, वो डॉबर्नियर का था. डॉबर्नियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू 3 कॉलम्स. 3 कॉलम उसने अरेंज बनाए से, ये ए, ये बी, ये सी. ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. उसने एलिमेंट्स को क्या करा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. पहले कम एटॉमिक मास, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, एंड सो ऑन. सो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने एलिमेंट्स को क्या करा, अरेंज किया. कुछ इस तरीके से ये जो 3 कॉलम्स थे, इन 3 कॉलम्स को हमने क्या नाम दिया, इन 3 कॉलम्स को हमने क्या नाम दिया, ट्रायड. और इसकी खासियत ये थी कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, आजू बाजू वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का क्या है, एवरेज है, मीन है. बोलो, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आजू बाजू वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का क्या है, एवरेज है, मीन है. कहिए, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आजू बाजू वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या है, एवरेज है. ये डॉबर्नियर था. डॉबर्नियर के बाद में फिर आया एक संगीतज्ञ आया, न्यूलैंड. वो जो है वह संगीत से बड़ा प्रभावित था भैया. उसने बोला, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, 8वां सुर जो होता है वो पहले सुर की पुनरावृत्ति होता है. अरे बोलो, ठीक है. तो इसने क्या करा, उसने 7 वर्टिकल कॉलम्स बनाए. कितने,
उसने 7 वर्टिकल कॉलम्स बनाए। हाउ मैनी? 7 वर्टिकल कॉलम्स। अब इन 7 वर्टिकल कॉलम को बनाया तो उनको उसने क्या करा, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया उसने? एटॉमिक मास के, पहले कम एटॉमिक मास, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा एंड सो ऑन। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स को उसने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जमाया और हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा ही है। हर 8वां एलिमेंट क्या है? पहले एलिमेंट के जैसा है। बोलो, जैसे ये ए है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। अब ये जो एच एलिमेंट होगा इसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी होंगी? ए के जैसे। ऐसे आई की किसके जैसे? जे की किसके जैसे? के की किसके जैसे? एन की किसके जैसे? एंड सो ऑन। बोलो, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के से सिमिलरिटी रख रही है। 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटी रख रही है। बोलो, समझ में आई बात? तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा होगा। तो ये न्यूलैंड जो था इसने म्यूजिक के ऑक्टेव्स के कॉन्सेप्ट पर काम किया। किस पे? ऑक्टेव्स। 7 सुर जिसे हम बोला करते हैं भैया, उन 7 सुरों के कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के जैसा है। 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये इसके जैसा होगा, ये इसके जैसा होगा एंड सो ऑन। सो ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में जमाया। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स ही मेड? 7 कॉलम। जैसे पिछली बार कितने थे? 3 थे, ट्रायड थे। इस बार कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? और हर 8वां एलिमेंट जो आएगा वो पहले एलिमेंट के जैसा है। बोलो, ऐसे अलग अलग लोग आते रहे भैया। ऐसे एक लॉथर मेरा आया, सब कोई टेबल बना रहे तो उसने कर्व बनाया। ऐसे 15, 20, 25, 30 लोग आ चुके जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई है। कई सारे लोग आए, थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 20-25 टेबल बन चुकी हैं। ठीक है, हमें नहीं पढ़ना, हमें तो बस ये है कि सबसे प्राइमरीली सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया था। अब उस समय एलिमेंट्स ही 15-20 नोन थे यार। उस समय 20 ही एलिमेंट नोन थे। ठीक है, कैसे अलग अलग लोग टेबल बनाते रहे। बीच में एक लॉथर मेरा आया, लॉथर मेर ने कर्व बनाया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेकिंग टेबल ही मेड कर्व। उसने कर्व बनाया। लॉथर मेर कर्व के बारे में तुमको कहीं थोड़ा बहुत डिटेल में मिल सकता है। मतलब गूगल वगैरह करेंगे हम, विकीपीडिया वगैरह खोलेंगे तो बहुत जानकारी मिल जाएगी, बट दैट इज़ क्वाइट इररिलेवेंट टू आवर एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? ऐसे अलग अलग लोग आते रहे जिन्होंने टेबल बनाते रहे। फिर एक लंबा क्रेडिट जाता है पीरियोडिक टेबल को बनाने का। मैंडलीव। ठीक है, मैंडलीव की स्पेलिंग जो तुमको लिखनी वो लिख लेना भैया तुम। मैंडलीव भी बोलते हैं, मैंडलीव भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। रशियन था वो मेरी जानकारी के अनुसार, तो वो ऐसे ही नाम लिखा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंडलीव भी बोलते हैं और मैंडलीव भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, नाम पे मत जाओ। वैसे भी तुम, वैसे भी आइंस्टाइन ने बोला नाम में क्या रखा है, तो वही तो बोल रहा हूँ, नाम में क्या रखा है, वही बोल रहा हूँ मैं, नाम में क्या रखा है। अपने को शेक्सपियर दे रहा है खाने को, अपने को कौन दे रहा है? तो फिर आइंस्टाइन के कौन गाओ ना, शेक्सपियर के क्यों गाओ? ठीक है भैया, मेरे को कहा शेक्सपियर का हेमलेट पढ़ना है, मेरे को तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़नी है, वो काम किए मेरे। सही है? अरे बोलो। और वैसे भी शेक्सपियर ने इंग्लिश की तो जब 12 बजाई वो अलग ही है। गर्ल को वो लिखता था GL, उसकी स्पेलिंग भी अलग चलती थी, तुम्हें पता हो तो। ठीक है, अभी इधर आ जाओ। तो हर कोई टेबल बनाया जा रहा था। मैंडलीव ने भी एक टेबल बनाई। बस ये है कि मैंडलीव ने एक चीज़ बताई कि भैया एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? उनके एटॉमिक मास पर। हर कोई टेबल बना रहा था और एवरीवन वाज अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। मैंडलीव कैसे अरेंज करा था? हर कोई कैसे अरेंज करा था?
एटॉमिक मास के इंक्रीज ऑर्डर में। बोलो ना, बोलो। एवरीवन वाज अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। बस मेंडलीव ने उसको बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं उनके। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा भैया। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। Properties of elements are functions of their atomic masses. Properties of elements are functions of their atomic masses, that is they depend upon atomic mass. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन देयर एटॉमिक मासेस। कर लिया? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पर। बोलो। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? उनके एटॉमिक मास पर। अरे बोलिए। ठीक है, बाकी सब भी यही कर रहे थे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था इस बात का कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उसने बोला कि मेंडलीव ने क्या कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पर। ठीक है, जो बहुत समय तक यही माना जाता रहा कि हाँ जो ये बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है। बहुत समय तक ये माना जाता रहा कि जो बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है। पर बाद में जो है एक और केमिस्ट आए जिनके माता पिता ने बड़े प्यार से उनका नाम रखा था मोस्ले। हाँ, तो और क्या, मम्मी पापा ने नाम रखा होगा, सही है कि नहीं भैया? तो हैं, मोस्ले ने कहा, चाचा ने रखा था उसके, चाचा ने रखा होगा, अपने को क्या करना है यार। ठीक है भैया, तो मोस्ले ने बताया कि नहीं 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 नहीं, अभी तक जो पढ़ाया गया आपको वो सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती जनाब, ये तो किन पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? मोस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था एक्स रेस का। कौन सी रेस का? एक्स रेस का एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने इस बात की पुष्टि करी कि बाबा प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, मतलब वो एटॉमिक नंबर का फंक्शंस है, ना कि एटॉमिक। उससे पहले यही माना जाता रहा भैया। बोलिए। जैसे ये माना जाता रहा कि सूरज धरती की परिक्रमा करता है भैया, तुम्हें मालूम हो गैलीलियो का जो टाइम था उस समय तक यही बोला जाता था कि सूरज जो है वो किसकी परिक्रमा करता है? धरती की। गैलीलियो ने बोला नहीं, धरती सूरज की परिक्रमा करती है। उस समय तक ये माना जाता था कि धरती फ्लैट है, समतल है। उसने बोला नहीं, समतल नहीं है, कैसी है? गोलाकार है। मैंने तुम्हें बताया था भैया, ये जैसे अपने यहाँ बोला जाता है भूगोल, तो भू जो है वो गोल है। खैर ये हमारे शास्त्रों में तो पहले से लिखा हुआ है, बट वहाँ पर जो है ये माना जाता था कि जो धरती वो फ्लैट है भैया। और उस समय फिर वही वाली बात थी जो आज भी अपने यहाँ कई जगहों पर चलती है कि उस समय वो उनके जो पोप ने बोल दिया, उनके चर्च के जो फादर ने बोल दिया वो सब कुछ। चर्च के फादर जो है मतलब वो भगवान, उन्होंने जो बोल दिया वो सही है। तो चर्च के फादर बोलते भैया कि सूरज धरती की परिक्रमा कर रहा है, तो लोग बोलते हैं हाँ सूरज धरती की परिक्रमा कर रहा है। गैलीलियो ने बोला नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, इसका उल्टा है। तो लोगों ने बोला उसको कि तू गलत बोल रहा है भैया, तू पोप को चैलेंज कर रहा है, तू फादर को चैलेंज कर रहा है, माफ़ी मांग ले। तो बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा। लोगों ने उसको पत्थर मार मार के मार डाला। तो ऐसे हुआ है भैया। ये जो रिवॉल्यूशन आया, जो क्रांति आई है, वो ऐसी आई है कि भैया इससे मतलब नहीं पड़ता कि ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं। एक बड़ा अच्छा फोटो देखा था मैंने बीच में, एक बंदा खड़ा है और उसके सामने हज़ारों लोग खड़े हुए हैं, हज़ारों लोग।
और वो अकेला बंदा सबको बोलता है नो यू ऑल आर रॉन्ग, तुम सारे गलत हो। बोले ऐसा साहस होना चाहिए बोलने का कि जरूरी नहीं कि ज़्यादा लोग कहाँ खड़े हैं, दैट डजंट मैटर। ज़्यादा लोग खड़े हों या कम लोग, हम हर जगह पर लोकतंत्र तो थोड़ी ना चलेगा कि ज़्यादा बोल रहे हैं मतलब वही सही होगा। जो सही है वही सही है, डजंट मैटर कि उसको ज़्यादा लोग बोल रहे हैं या कम लोग बोल रहे हैं। ठीक है भैया। तो ऐसे तो अगर अपन देखें तो ज़्यादा लोग IIT में सिलेक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा लोग नीट पर सिलेक्ट, इसका मतलब ना कि वो सही हो गए, सही तो वही हुआ ना जो सिलेक्ट हुए भैया। अरे बोलो, तो तुमको सही बनना है गलत बनना है? बनो, मेहनत करो तो बनोगे भैया। मैं वापस से आ रहा हूँ। तो मोसले अंकल ने बोला कि बाबा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एक्स-रेज दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन, बट राइट अवे। इस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के आधार पर उसने इस बात की पुष्टि करी, इस बात का निष्कर्ष निकाला कि प्रॉपर्टीज आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सो ही मेड अनदर पीरियोडिक टेबल इन विच एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। समझ में आई बात? और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। इसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसे क्या कहा जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसके बेसिस पर उसने जो टेबल बनाई, उस टेबल को बड़े प्यार से लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। बोर्स पीरियोडिक टेबल एक बार क्वेश्चन बन चुका है, MPPT हुआ करती थी जब मध्य प्रदेश की। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? हाइजेनबर्ग। अगला क्वेश्चन था बोर्स पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय बोर। नो, किसने दिया था भैया? मोसले ने दिया था। फिर भी इसे बोर्स पीरियोडिक टेबल क्यों नाम दिया? क्योंकि जब तुम पढ़ोगे एक्सरेज तो तुम पाओगे कि एक्सरेज का जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसमें उसने बोर के एटॉमिक मॉडल का कुछ यूज़ उठाया था, इसीलिए उसने उसको डेडिकेट किया और टेबल को क्या नाम दिया गया? बोर्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उस समय जब उसने मोसले ने बनाई थी उस समय कुछ कम एलिमेंट्स नोन थे, आज ज़्यादा एलिमेंट्स नोन हैं, इसीलिए आज की डेट में उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? कहो। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बला है? समझ में आई बात भैया? लिख लीजिए। लेटर ऑन मोसले प्रूव्ड, later on Mosley proved that properties of elements are functions of atomic numbers. Later on Mosley proved that properties of elements are functions of atomic numbers. Properties of elements are functions of their atomic numbers. Properties of elements are functions of their atomic numbers. That is, properties depend upon atomic numbers. Properties depend upon atomic numbers. This law is known as modern periodic law. Properties of elements are functions of their atomic numbers. Properties of elements are functions of their atomic numbers. That is, they depend upon atomic numbers. This law is known as modern periodic law. This law is known as modern periodic law. ठीक है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लाइन चेंज करके लिखना। Mosley arranged elements in increasing order of atomic numbers. Mosley arranged elements in increasing order of atomic numbers
Mostly arranged elements in increasing order of atomic numbers. Mostly arranged elements in increasing order of atomic numbers. And table made thus is known as modern periodic table. Table made thus is known as, इससे जो टेबल बनी उस टेबल को क्या बोलते हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, या फिर बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिखिए, अलग अलग नाम उसके. तो इस टेबल को हम क्या बोलते हैं भैया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर क्या? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. उसमें उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के, मोस्टली से पहले हर कोई यही सोचता था जनाब प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पर. मोस्टली ने आकर ये पैटर्न चेंज करा कि नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं. इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नाम दिया और उससे जो टेबल बनी उसको क्या बोला? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. कहो, समझ गए? लिख चुके हैं ये आप? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग देख रहे थे कल. शुरुआत किसने करी थी भैया इसकी? डॉबर्नियर ने. बोलो ना. ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट दिया, उसने 3 कॉलम बनाया, बीच वाले कॉलम में जो एलिमेंट आता है उसका एटॉमिक मास आजू बाजू वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का मीन होता है. ये आप लोगों ने देखा. उसके बाद में कौन आया? न्यूलैंड आया, उसने ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट दिया. उसने 7 वर्टिकल कॉलम बनाए. कितने वर्टिकल कॉलम बनाए? और हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा है. बोलो, 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा है. ये कौन सा था? न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट. 7 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे उसने, और फिर ऐसे ही अलग अलग लोग बनाते रहे. फिर बाद में मैंडलीव आया, मैंडलीव ने भी टेबल बनाई. उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसने ये बोला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं. बट बाद में मोस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया एक्सरेज का, उसमें उसने बताया कि नहीं साहब, प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. Hence, thus he arranged elements in increasing order of their atomic numbers. उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है. इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और इस बेसिस पर जो टेबल बनी उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया. और ये जो टेबल है ये इसे बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल भी नाम दिया जाता है और आज के दौर में इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी नाम दिया जाता है, क्योंकि आज काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमारे पास में नोन हैं. बोलिए, ये सारी बात हम देख चुके हैं से. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में. अभी हमको जो पढ़ना है वो सब कुछ किसके बारे में पढ़ना है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो चलिए, मैं टेबल कभी भी प्रिंटेड वाली नहीं लगाता भैया. मुझे इतने साल हो गए, मैं हमेशा टेबल कभी भी प्रिंटेड वाली नहीं बनाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल उतना नहीं आता जितना बनाने पर आता है. ठीक है, तो हो सकता है टेबल बनाना आपको थोड़ा आलस भरा काम लगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम वही करने वाले हैं. ठीक है साहब, तो हम जो है यहाँ पर ये टेबल अभी देखेंगे. ये देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं. गौर करिएगा भैया, यहाँ पर
चलिए सुनिए, यहाँ पर इस टेबल को अगर हम देखें तो ये टेबल किस तरह की बन रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर भैया। हाँ, इसमें इस टेबल में आप क्या पा रहे हो, इस टेबल में यदि आप देखो तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, क्षैतिज लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोला करते हैं पीरियड। क्या बोलते होते हैं इसको हम? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते होते हैं पीरियड। और कितने पीरियड है यहाँ पर? हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने पीरियड्स हैं यहाँ पर? 7। और जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, वर्टिकल लाइन्स, उन्हें हम बोला करते हैं कॉलम। उन्हें हम क्या बोलते होते हैं? और कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर? 18 कॉलम्स हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 18 कॉलम। 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 18 कॉलम से आप कल काउंट करेंगे तो ठीक है। तो 18 कॉलम से 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। हॉरिजॉन्टल रो को हमने बोला पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को हमने क्या बोला? वर्टिकल कॉलम को हमने सॉरी ग्रुप, मैंने कॉलम लिख दिया। इसे हम क्या बोला करते हैं? ग्रुप। इन्हें हम क्या बोला करते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रो है उसे हम बोलते हैं पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या बोला करते हैं? हॉरिजॉन्टल रो को हम बोलते हैं पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, उसे हम क्या बोला करते हैं? ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड और वर्टिकल कॉलम को, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे पहले यहाँ एटॉमिक नंबर 1, फिर यहाँ एटॉमिक नंबर 2, फिर एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में जमा रहे हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर 11, 12, फिर क्या 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये बढ़ते जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, बढ़ते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। बोलिए, ये एटॉमिक नंबर 36, ठीक है। फिर ये 37 से लेकर ये कहाँ तक होगा? 54। बोलो, 54 तक रहेगा। बोलिए, यहाँ पर नीचे और 2 हॉरिजॉन्टल रोज आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भैया, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये 37 से 54 हो गया। अरे बोलिए, फिर 55, 56, 57। अब 58 यहाँ आना चाहिए। 57 के बाद 58 यहाँ आना चाहिए, पर 58 यहाँ आता है। 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ रखे अपन ने। बोलो, और यहाँ जब पहुँचेंगे तो एटॉमिक नंबर 86 आ जाएगा। 86 के बाद यहाँ 87, 88, 89, 89 के बाद 90 यहाँ आएगा, पर 90 यहाँ नहीं आता। 90 के बाद यहाँ क्या आता है? 103, और फिर यहाँ आता है 104। ऐसी 71 वहाँ गया, यहाँ क्या आया? 72। आप देखिए हुआ क्या सर? हुआ ये कि 58 से लेके 71 तक के 14 एलिमेंट्स यहाँ गए। कहाँ गए? 58 से लेके 71 तक के यहाँ गए। अरे बोलो,
ऐसे ही 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स यहाँ गए। 90 से लेकर कहाँ तक के? 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ गए, और 58 से लेकर 71 तक के यहाँ गए। नहीं आया समझ में? 58 से लेकर 71 तक वहाँ, और 90 से लेकर 103 तक के यहाँ। क्या ये सभी को समझ में आया? इस तरीके से हमारे पास में ये है। इन दिस टेबल एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स को आपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, पहले कम, फिर ज़्यादा, 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 एंड सो ऑन। 58 से लेकर 71 तक, 90 से लेकर 103 तक के। बोलिए ठीक? तो इस तरीके से तत्वों को अपन ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज किया है। ठीक है? बोलिए, ये टेबल बनी है, इस टेबल को तुम बहुत बाद में बनाओगे, अभी पहले इसमें संबंधित बहुत सारी बातें तुम समझते जाओगे और उनको लिखते हुए जाओगे। बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें अपने को समझने में मिलने वाली हैं। ठीक है? तो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला और वर्टिकल कॉलम को अपन ने ग्रुप बोला। क्या ये समझ में आया? अब अगर तुम ध्यान दो तो जो फर्स्ट पीरियड है, कौन सा पीरियड? फर्स्ट पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड है, एज यू कैन सी। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ ऑब्वियसली, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड, और ये सेवंथ पीरियड। ठीक है? समझ गए? आराम से पहले समझो भैया, टेबल बहुत देर बाद बनाओगे अभी तुम, अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा इस टेबल को बनाने के तुमको। मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ यहाँ पर, सबसे आखिर में बनाओगे, पहले उससे रिलेटेड सारी बातें समझो। तो पहला वाला जो पीरियड है, यू कैन सी फर्स्ट पीरियड में आप देखो तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट पीरियड इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स हैं और सबसे कम एलिमेंट्स इसी में हैं, इसीलिए इसको बड़े बुजुर्गों ने क्या नाम दिया? शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? यू कैन सी फर्स्ट पीरियड में सर 2 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए उसको शॉर्टेस्ट पीरियड नाम दिया। उसके बाद तुम आते हो सेकंड और थर्ड पीरियड के। सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? यू कैन सी सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। सेकंड में कितने हैं? थर्ड में, दोनों में 8-8। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? इनमें 8 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स दिस कंटेन? शॉर्ट पीरियड है, बोलो। सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात हो गई है। अब तुम फोर्थ पीरियड की बात करो। ये फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? और फिफ्थ में भी कितने? फोर्थ में भी 18, फिफ्थ में भी 18। दोनों में कितने? फोर्थ और फिफ्थ दोनों पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। द बोथ कंटेन 18 एलिमेंट्स। इनमें कितने थे? 8-8। इनमें कितने हैं? 18-18। तो इन पीरियड्स को हम क्या बोला करते हैं? लॉन्ग पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ में यहाँ से वहाँ तक काउंट करोगे 18, यहाँ से वहाँ तक काउंट करोगे 18 है। बोलो। अब बारी आती है 6 पीरियड की। 6 पीरियड में अगर देखोगे यहाँ से वहाँ तक, ये उसमें से उठा के यहाँ रख दिए, तो ये पूरे जो एलिमेंट्स आएंगे 6 पीरियड में, 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? बहुत मस्त वाली टेबल है भैया, तुम देखोगे इसमें बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें तुमको पढ़ने को मिलेंगी। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है। ठीक है? 6 पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट्स हैं। इसमें यह लॉन्गेस्ट है। और उसके बाद में जो 7th पीरियड है, 7th पीरियड में अभी कुछ पोजीशंस खाली हैं। स्टिल कुछ पोजीशंस अभी भी क्या अमन इसमें खाली हैं। सम पोजीशंस आर स्टिल वैकेंट।
इसीलिए इस पीरियड को हम लोग कौन सा पीरियड बोलते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें कुछ पोजीशंस अभी भी क्या है? खाली है। ठीक है, इसीलिए अभी मैंने कितने एलिमेंट्स है वो भी नहीं लिखा वहाँ पर। बोलो। सो पहले पीरियड में कितने हैं? मात्र 2 एलिमेंट्स, शॉर्टेस्ट पीरियड। दूसरे तीसरे में कितने? क्या बोला उनको? तीसरे चौथे में, चौथे पांचवे में 18 बोलो। छठे में लॉन्गेस्ट और सातवां इनकम्प्लीट है। अब बारी आती है कॉलम्स की। अभी अपन ने पीरियड के बारे में बात करी। किस बारे में बात करी अभी हमने? पीरियड के बारे में। ठीक है, अब एक बात तुम्हें लगे हाथ और बताऊं मैं कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसमें ग्राउंड स्टेट में उतने ही ऑर्बिट्स होंगे। जैसे ऐसे सभी एलिमेंट्स जो कौन से पीरियड में? 4th पीरियड में। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट्स है ना, 18। इन सभी की खासियत क्या है? इनमें कितने ऑर्बिट्स हैं? 4। इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे पोटेशियम का 2881, कैल्शियम का 2882, स्कैनेडियम का 2892। याद आया? जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट जिस पीरियड में है उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं? उतने ही। जो भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पर जो 3rd पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कितने ऑर्बिट्स होंगे? 2nd पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें कितने ऑर्बिट्स होंगे? 5वें पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें कितने ऑर्बिट्स होंगे? जो एलिमेंट जिस पीरियड में उसमें उतने ही ऑर्बिट्स हैं। जो एलिमेंट जिस पीरियड में उसमें उतने ही क्या है? 5वें पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कितने ऑर्बिट्स होंगे? चौथे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कितने ऑर्बिट्स होंगे? ठीक है, लिख लो लगे हाथों। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एनी एटम, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन एनी एटम is equal to its period number. Number of orbits in any atom is equal to its period number. Number of orbits in any atom is equal to its period नंबर। किसी भी एलिमेंट में कितने ऑर्बिट्स होंगे? मैं बोलूँ अगर किसी एलिमेंट में 5 ऑर्बिट्स हैं, इसका मतलब वो कौन से पीरियड में होगा? 5वें पीरियड में। कोई एलिमेंट अगर दूसरे पीरियड में है तो उसमें कितने ऑर्बिट्स होंगे? ब्ला 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 बोलो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज इक्वल टू इट्स पीरियड नंबर से। ठीक, अभी बारी आती है ग्रुप की। चलो सुनो, ग्रुप की बात करूँ मैं तो ये है सबसे पहला ग्रुप, ये वाला। इस ग्रुप को नाम क्या दिया? फर्स्ट ए ग्रुप। क्या नाम दिया इसको? ये सारे जो एलिमेंट्स है फर्स्ट ए ग्रुप है, ध्यान दो। और फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसमें कौन कौन है? गौर करिए। फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? उसमें है सर लिथियम, उसमें है सर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हाइड्रोजन को भी इसमें मैंने नहीं लिखा है, उसके पीछे रीज़न है, वो अभी तुम आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, बट फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स है कौन कौन से है? वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इन सभी की खासियत ये है, गौर करिए गौर करिए गौर करिए, इन सभी की खासियत ये है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन सब की खासियत क्या है कि इनके कौन से ऑर्बिट में? इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। दे ऑल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल? इनके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दे ऑल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल? इन सबके अंतिम कोश में सर एक इलेक्ट्रॉन है,
इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NS1। कहो, ये NS1 हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भाई फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन होगा, यहाँ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। से दे ऑल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। इनके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, NS1। जैसे लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, ब्ला ब्ला ब्ला। बोलो। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज अल्कली मेटल्स। इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली इन्हें हम बोला करते हैं अल्कली मेटल्स। इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। नहीं आ समझ में भाई, इन सबके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इनको कलेक्टिवली हमने क्या नाम दिया, अल्कली मेटल्स। इन्हें क्यों नाम दिया अल्कली मेटल्स, उसके पीछे रीज़न है। पहली बात तो चूंकि ये सारी मेटल्स हैं इसीलिए मेटल नाम दिया। अरे इनमें चमक होती है, इलेक्ट्रिसिटी की हीट की कंडक्टर होती हैं, आवाज़ होती है इनको पीटने पर, डक्टाइल होती है, मैलिएबल होती हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो सारी मेटल्स हैं। ये सारी क्या हैं, इसीलिए क्या नाम दिया, मेटल्स नाम दिया। इन्हें अल्कली मेटल्स नाम इसलिए दिया क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं। और अल्कली नाम क्यों दिया, अल्कली नाम इसलिए दिया क्योंकि वाई दे हैव बीन नेम्ड एज अल्कली मेटल्स, क्योंकि जब इन मेटल्स को या इनके किसी कंपाउंड को, ये मेटल्स या इनके किसी कंपाउंड को जब आप काहे में डिज़ोल्व करते हो, वाटर में, देन दे मेक अल्कली सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं ये, जब इन मेटल्स को आप पानी में घोलते हो, मेटल को घोलो या इनके किसी कंपाउंड को आप पानी में घोलो, तो पानी में घोले जाने पर ये कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, अल्कली सॉल्यूशन। इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स नाम दिया गया। वाई दे हैव बीन नेम्ड एज अल्कली मेटल्स, बिकॉज व्हेन दीज मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर देन दे मेक अल्कली सॉल्यूशन। बोलो। ये फर्स्ट ग्रुप है। ऐसे ही जो सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप समझ में आ गया। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल नाम क्यों दिया आपने, फर्स्ट ग्रुप को आपने अल्कली मेटल्स नाम क्यों दिया, क्योंकि पहली बात तो ये मेटल है भाई, दे हैव मेटालिक लस्टर, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they are ductile, they are malleable. What are the characteristics of metal? They all have that characteristic. And alkali naam isliye diya because when these metals or their compounds are dissolved in water, then they make what type of solution, alkali solution. बोलो। अब जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप कौन सा, सेकंड ग्रुप में कौन कौन आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। बोलो। अब ये जो है सेकंड ग्रुप में कौन कौन आ गए सर, सेकंड ग्रुप में जो है वो कौन कौन आए हैं, इसमें आए हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। इन सभी के अंतिम कोश में, किसमें भैया, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इनके अंतिम कोश में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और चूंकि इनके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी NS2 से NS2 बनेगा। और इन्हें हम कलेक्टिवली
क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और क्यों बोला अल्केलाइन अर्थ मेटल्स? अल्केलाइन अर्थ मेटल काहे नाम दिया? क्योंकि जब इनके भी किसी मेटल या कंपाउंड को, पहली बात तो ये मेटल्स हैं, वही लश्चर है साहब, इलेक्ट्रिसिटी हीट के कंडक्टर है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, टेंसाइल है, ब्ला ब्ला ब्ला, बोलो। और अर्थ नाम इसलिए दिया क्योंकि आप पाएंगे कि इन मेटल्स के कंपाउंड्स को या इन मेटल्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पृथ्वी से खोद के निकाला जाता है। जैसे कैल्शियम का सबसे मेन सोर्स है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो सिंस दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, चूंकि इन्हें धरती में से खोद के निकाला जाता है, इसीलिए इन्हें अर्थ नाम दिया। और अगेन ये भी क्या करते हैं, जब इनको या इनके किसी कंपाउंड को आप पानी में घोलते हो तो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? अल्केलाइन, बोलो। जब इन मेटल्स को या इनके कंपाउंड्स को हम काय में डिजोल्व करते हैं, देन दे मेक व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? से। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप था, और ये कौन सा? सेकेंड ए। ओए, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने नाम दिया अल्कली मेटल्स, क्योंकि वो सारी मेटल्स है और उनको पानी में घोलो तो वो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते होते हैं? क्यों बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल? अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, इसीलिए अर्थ नाम दिया, मेटल्स हैं। अगेन इनको या इनके कंपाउंड को पानी में घोलो तो दे मेक अल्कलाइन सॉल्यूशन, कहो। सो दिस ऑल वी हैव सीन, से। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल था। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे, ओए, जो फर्स्ट है, पहले तो ये लिख लिया है भैया, इनको अल्कलाइन क्यों नाम दिया है? लिख लिया ना भैया। इनको या इनके कंपाउंड्स को पानी में घोलो तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? अल्कलाइन। अर्थ इसलिए नाम दिया बिकॉज दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लिख लेना यहां पर, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, बोलो। चलो, अब जो फर्स्ट ए ग्रुप है और जो सेकेंड ए ग्रुप है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कलेक्टिवली फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप को कलेक्टिवली, संयुक्त रूप से, फर्स्ट ए ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? अल्कली मेटल्स का। और सेकेंड ए ग्रुप मतलब कौन सा? अल्कलाइन अर्थ मेटल का। फर्स्ट ए मतलब अल्कली मेटल, सेकेंड ए ग्रुप मतलब, इनको कलेक्टिवली, इन दोनों को एक साथ हम लोग नाम देते हैं कलेक्टिवली, दीज आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग कलेक्टिवली? क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट बोला? इसलिए बोला क्योंकि इनका जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा जाता है? इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में भरा जाता है? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस ऑर्बिटल। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नाम दिया इनको? आपने देखा अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या था? अल्कली मेटल्स का NS1, अल्कलाइन अर्थ मेटल का NS2। अब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया? S में, इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया? NS1। या फिर क्या भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन NS में जा रहा है या नहीं जा रहा है? इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है S ऑर्बिटल में, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? या तो NS1 होगा या फिर NS2। तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 से 2 तक, बोलो।
फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हो? क्यों बोला एस ब्लॉक? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा, बोलो। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप को कलेक्टिवली हमने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट। वाई? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल। बोलो। चलो, उसके बाद में अब बारी आती है थर्ड ए ग्रुप की। ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड ए ग्रुप। इसमें कौन आ रहा है भैया? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये थर्ड ए ग्रुप है। ओए, ये थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन है? जो थर्ड ए ग्रुप है, 3A ग्रुप, इसमें कौन कौन आ रहे हैं? इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। कहो, ये एलिमेंट्स है इसमें। एंड इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? दे ऑल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल? इनके अंतिम कोश में सब 3-3 इलेक्ट्रॉन है। और जब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? NH2 NP1। भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो S में चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन P में जाएगा। नहीं आ समझ में? जैसे बोरान का 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, इस तरीके से इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अरे है रे। और इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? इनको कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं क्या? क्यों बोरान फैमिली नाम दिया? सबसे पहला सदस्य कौन था इस फैमिली का? बोरान था। बोलो। इसीलिए इनको नाम दिया बोरान फैमिली। ये कौन सा था हमारे पास सबसे पहला? थर्ड ए ग्रुप। अरे बोलो। अब थर्ड ए ग्रुप के बाद अगला ग्रुप कौन सा आ रहा है? थर्ड ए ग्रुप के बाद अगला ग्रुप कौन सा? 4A ग्रुप। सुनो मेरी बात। अब 4A ग्रुप की में क्या होगा? 4A ग्रुप के बारे में समझना। 4A ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कौन है इसमें? कार्बन है, इसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और कौन है? लेड है। अरे बोलो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP2। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP2। और ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। क्यों नाम दिया? क्योंकि सबसे पहला मेंबर जो है वो कार्बन है सर। इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ठीक है। इनको हमने बोला कार्बन फैमिली। काहे नाम दिया कार्बन फैमिली? बिकॉज इनका पहला सदस्य कौन था? कार्बन था। कहो। ये जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, लिसन, ये जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग सेमीकंडक्टर्स भी नाम देते हैं। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेमीकंडक्टर।
ठीक है। क्यों बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स? कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इसमें खास तौर पर तुम इनको देखोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम भर भर के सेमीकंडक्टर के जैसे यूज में आते हैं। वाई दे आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स? बिकॉज इन्हें सेमीकंडक्टर्स नाम क्यों दिया गया? इसलिए क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी या इनकी रजिस्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी या फिर इनकी रजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच होती है। इनकी कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी किसके बीच होती है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच। आपको मालूम हो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कंडक्टर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा है और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी क्या है? सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? उन दोनों के लिखो। कार्बन फैमिली एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर्स। कार्बन फैमिली एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर्स carbon family elements are also known as semiconductors because their conductivity and resistivity, carbon family elements are also known as semiconductors because their conductivity or resistivity lies between those of conductors and insulators. These are also known as semiconductors because conductivity or resistivity lies between those of conductors and insulators. इन्हें आपने सेमीकंडक्टर क्यों नाम दिया? क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है या इनकी जो रजिस्टिविटी है वो किसके बीच है? इनकी कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी किसके बीच है? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच। बोलो, इनकी कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी किसके बीच होती है? कहो। वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये फोर्थ ए ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? फोर्थ ए ग्रुप। कहो, ये फोर्थ ए ग्रुप आया। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ ए ग्रुप की। फिफ्थ ए ग्रुप में कौन आ रहे हैं? गौर करिए। फिफ्थ ए ग्रुप में आ रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अरे बोलो, फिफ्थ ए ग्रुप पे। चलो देखो भैया, ये 5 ए ग्रुप, पांचवा ए ग्रुप जो है फिफ्थ ए ग्रुप, इसमें कौन कौन आ रहे हैं सर? सर इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, आर्सेनिक आ रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन सभी की खासियत क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP3। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP3। बोलो, इनको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। इन्हें आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। क्यों सर?
सबसे पहला एलिमेंट कौन है? इसलिए नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स बोलोगे, बोलोगे, समझ में आया? लिखिए, कर लिया। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने नाम क्या दिया भैया? नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स नाम दिया इनको हम लोग, इन एलिमेंट्स को हम लोग निकोजन्स भी कहते हैं। वी कॉल देम निकोजन। पी साइलेंट है यहाँ पर। इन्हें निकोजन कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं निकोजन्स और इनके कंपाउंड्स को हम बोला करते हैं निकटाइड। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं निकोजन और इनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? निकोजन। क्यों नाम दिया? निकोजन इसलिए नाम दिया क्योंकि निक शब्द का मतलब होता है सफोकेशन। सफोकेशन, घबराहट, सफोकेशन होता है हमको। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो कंपाउंड्स हैं वो सफोकेशन कॉज करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं भैया? घबराहट। अमोनिया घबराहट पैदा करती है। अमोनिया सबने सूख है भैया। जब तक अपनी रहती तब तक अपन सहन कर लेते हैं, किसी दूसरे की होती है तो क्या होता है? सहन नहीं होती है वो। तो सही है वो गलत है? ठीक है भैया, अपनी होती है तो अपनों को पता रहता है कि अपन रिलीज़ करने वाले हैं। अपनों को पहले से अनुमान हो जाता है। और अपन कहीं बैठे और अचानक से कहीं से एक बम फूट कर आए तो फिर सोचते अपन ये कहाँ से आया यार, किसने चने खाए थे आज, है ना? वापस आ जाओ यहाँ पर। तो ये अमोनिया जो फिर भी कम घबराहट पैदा करती है। फास्फोरस का जैसे PH3 फॉस्फीन है, आर्सीन है, एंटीमीन है, बिस्मुथीन है, ये बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा करते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हमने निकोजन्स नाम दिया। क्यों नाम दिया निकोजन्स? बिकॉज इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स क्या कॉज करते हैं? सफोकेशन पैदा करते हैं। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं निकोजन्स और इनके कंपाउंड्स को हम क्या बोलते होते हैं? निकटाइड। बोलो, लिखो। These elements are known as nicogens. These elements are known as nicogens. These elements are known as nicogens. These elements are known as nicogens and the compounds are known as nicotides. The compounds are known as nicotides because these elements cause suffocation. Because these elements cause क्या? सफोकेशन। हाँ, पर फर्टिलाइजर में काम आते हैं इसलिए निकोजन नाम नहीं देते। ठीक है? इन एलिमेंट्स को आपने क्या नाम दिया? निकोजन्स। क्यों? क्योंकि ये घबराहट करते हैं। बोलिए। तो ये फिफ्थ ग्रुप था। बोलिए। फिफ्थ ग्रुप के बाद अब अगला ग्रुप कौन सा है? ये वाला सिक्स्थ ग्रुप। कहो। तो सिक्स्थ ग्रुप जो है, गौर करिए, कौन सा ग्रुप सर? सिक्स्थ ग्रुप। इसमें आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इन एलिमेंट्स की खासियत क्या है? इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इनके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन्हें आप क्या बोलोगे? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा?
NH2NP4, बोलो, अरे बोलो। और इन्हें हम कौन सा एलिमेंट्स नाम देंगे? ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स। क्यों नाम दिया ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स? क्योंकि पहला मेंबर ऑक्सीजन है, ध्यान दो प्रत्युष। और इन्हें हम लोग, इन एलिमेंट्स को हम लोग चाकोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं ना हम? चाकोजेंस। चाकोजेंस नाम दिया क्योंकि यहाँ चाक शब्द जो है इसका मतलब होता है ओर, अयस्क। और जिससे तुम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तुम्हें मालूम होगा, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं ओर। जिससे हम ज़मीन में से खोद के निकालते हैं वो होती है मिनरल। और मिनरल में से वो मिनरल जिनसे तुम मेटल निकाल सकते हो, दे आर नोन एज ओर। तो ये ओर है। क्या है ये? इन्हें ओर बोलेंगे। तो ये जो है इन्हें चाकोजेंस इसलिए नाम दिया बिकॉज दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। कौन सी? और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। बोलिए, कहिए। इन्हें चाकोजेंस नाम क्यों दिया? चाक का मतलब होता है ओर। और आप पाओगे जो मोस्ट ऑफ द ओर्स हैं, यू लिसन, मोस्ट ऑफ द ओर्स में या तो ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है। जो ओर्स होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में होंगी, कार्बोनेट्स के रूप में होंगी, सल्फेट के रूप में होंगी, सल्फाइड के रूप में होंगी। तो ये जो एलिमेंट्स है भर भर के किस में पाए जाते हैं? ओर्स में। इसीलिए इनको क्या नाम दिया? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। बोलो, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है क्या? चाकोजेंस। ये कौन सा ग्रुप था? 6th ग्रुप। बोलो, 6th ग्रुप में कौन कौन आया भैया? 6th ग्रुप में था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। सुनाई नहीं दिया मुझको? समझ गए? उसके बाद में अभी कौन सा ग्रुप? 7th ग्रुप। ये लीजिए 7th ग्रुप। 7th ग्रुप में कौन कौन है? इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। बोलिए। तो जो 7th ग्रुप है, सेवंथ ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाउ many इलेक्ट्रॉन्स दे ऑल कंटेन? इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP5। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP। और इनको हम लोग कलेक्टिवली बोला करते हैं हैलोजेंस। इसे हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं, बट ये तो बहुत ही अनपॉपुलर नेम है, हैलोजन फैमिली। या फिर इन्हें हम क्या बोला करते हैं? हैलोजेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ हैलो जो शब्द है इसका मतलब होता है सी साल्ट। समुद्रों में जो साल्ट पाए जाते हैं, आप देखोगे समुद्रों का साल्ट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा? NaCl। क्लोरीन उसी में होता है, समुद्र में ही पाया जाता है वो। तो जो सी साल्ट है उनमें ये मेनली पाए जाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मुख्यतः सी साल्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया हैलोजेंस। सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। कहिए, इन्हें सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्यों नाम दिया? बोला इन्हें हैलोजन नाम क्यों दिया? बिकॉज ये सी साल्ट बनाते हैं। बोलो, क्या बनाते हैं? सी साल्ट बनाते हैं। ऐसे ही जो 8th ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? 8th ग्रुप।
ध्यान दीजिए, 8th ग्रुप में कौन कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन। इन सबके अंतिम कोश में, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2, दे ऑल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसीलिए इन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हें हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट क्यों नाम दिया? बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। भाई आप जानते होंगे संभवतः कि कोई भी एलिमेंट इसलिए रिएक्शन करता है, इसलिए बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर पाए। एन एलिमेंट टेंड्स टू मेक बॉन्ड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ताकि वो अपने अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स ले आए? वो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ले आए और इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो फिर रिएक्शन क्यों करेंगे? इसीलिए इनको क्या नाम दिया? इनर्ट। बोलो ना। और इन्हें इनर्ट भी नाम देते हैं और साथ ही में इन्हें हम लोग नोबल गैसेस भी नाम देते हैं। नोबल गैसेस क्यों नाम दिया? बिकॉज ये बहुत रेयरली फाउंड होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। ये रेयरली फाउंड है, बहुत ही कम मिलते हैं। इसीलिए हमने क्या करा? इनको क्या नाम दिया? इनर्ट गैसेस नाम इसलिए दिया क्योंकि कम रिएक्शन करते हैं, और नोबल गैसेस इसलिए नाम दिया बिकॉज दे आर। देखो नोबल जो बहुत कम मिलता है, नोबल मेटल्स आपको पता होगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम नोबल मेटल्स कहलाती हैं। तो जो बहुत कम मिलता है वो नोबल है, तो ये बहुत कम पाई जाती हैं। और एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में तो तकरीबन मिलती ही नहीं है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? नोबल गैसेस। गैस है चूंकि सारी, इसलिए गैस नाम दिया। से करिए, कर लिया भैया? तो ये तुम्हारे पास में 8th ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 8th ग्रुप में लिसन, ओए आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2NP1, ये NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, NH2NP6। मतलब अल्टीमेटली जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन गया वो किस में गया? इन दोनों का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया था? S में। और इन 6 को अगर तुम देखो तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? p ऑर्बिटल में। बोलो गया कि नहीं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था सर NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5 और NH2NP6। तो इन सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? p में जा रहा है। इसीलिए इन्हें कौन कौन सा? 3rd प्लस कौन सा? 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 इनको इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हमने कौन से एलिमेंट्स नाम दिया? p ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली मैंने p ब्लॉक एलिमेंट्स नाम क्यों दिया? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है?
p ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दिया। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, इसीलिए इनको क्या नाम दिया, p ब्लॉक एलिमेंट। क्यों नाम दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p ऑर्बिटल में गया, इसीलिए p ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया है। बोलो, और p ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स इस नाम इसलिए दिया क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns2 np1 ns2 np2 ns2 np3 ns2 np4 ns2 np5 ns2 np6, मतलब ns2 np1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। बोलिए, वो क्या मन में उमंग आना चाहिए ना। चलो इधर आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, समझ गए। आगे सुनो, एक तुम एक पॉइंट नोट करोगे, सुनना। अभी हमने एक पॉइंट नोट किया था कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में आता है उसमें उतने ही ऑर्बिट्स होते हैं। जो एलिमेंट जिस पीरियड में आता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट चौथे पीरियड में उसमें 4 ऑर्बिट है, अगर कोई एलिमेंट 5वें पीरियड में तो उसमें, अगर कोई एलिमेंट 6ठे पीरियड में तो उसमें, जो एलिमेंट जिस पीरियड में उसमें उतने ही ऑर्बिट है। ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कहो ना यार। अब ये तुमने एक बात और नोटिस करी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी थे अल्कली मेटल्स, चेक कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन था। इनमें कितने हैं, इनमें कितने हैं, कहो क्या बोलते हो। तो समरी क्या बनी, समरी ये बनी कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आ रहा है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बोलो ना यार, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आ रहा है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स्थ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे हैव। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहो समझ में आ रही बात। बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज्ड पीरियोडिक टेबल है ये, बहुत सिस्टमेटिकली। जो एलिमेंट जिस पीरियड में आएगा उसमें उतने ही ऑर्बिट होंगे, और जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आएगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बोलो लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, number of electrons in the outermost shell is equal to number of electrons in the outermost shell is equals to its group number. Number of electrons in the outermost shell is equals to its group number. Number of electrons in the outermost shell is equals to क्या, ग्रुप नंबर है या नहीं। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आ रहा है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं यार, आ रहे हैं। ये टेबल सबसे आखिर में बनाओगे, तुमको मैंने बताया, जब अपन सब कुछ पढ़ लेंगे आफ्टरवर्ड्स। अरे बोलो यार। अब अगली बात सुनो, आगे की बात सुनना भैया। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप थे, एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप थे, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स थे, 6, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैस फैमिली।
बोलो ना यार। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और साथ ही में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स इट कंटेन्स? 2 ग्रुप्स। हाउ मेनी? इतने है कितने ग्रुप भाई? यहाँ जो है तुम्हारे को मालूम हो 2 ग्रुप्स हैं, इसमें 2 ग्रुप्स हैं और इसमें कितने? 6 ग्रुप्स हैं। बोलो हैं? इनको कलेक्टिवली, इन एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली संयुक्त रूप से इन्हें हम बोला करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कलेक्टिवली इन्हें हम क्या कहा करते हैं भैया? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्लास में आईआईटीज में होते हैं भैया, क्लास में क्या होता है? मॉनिटर नहीं होते वहाँ पर, वहाँ होते हैं सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव वो बंदा होता है जो पूरी क्लास को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। भाई हमको कहीं पर भी बहुत सारे लोगों की एक बात करनी है, तो सारे लोग तो मिलकर बात नहीं करेंगे, किसी को क्या बनाना पड़ता है? रिप्रेजेंटेटिव बनाना, प्रतिनिधि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं कि नहीं भैया? तो ये सारे तत्व कहलाते हैं प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के और जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, वो कलेक्टिवली पूरी पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। व्हाई दे आर नेम्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? बिकॉज दे ऑल टुगेदर रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स। बोलिए। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? लिखिए। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। लिख लिया ये? बिकॉज दे रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, because these represent properties of all the elements in periodic table, because these represent properties of all the elements in periodic table. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली तुमने नाम दिया रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। बोलो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक देख लिया। लिसन, फर्स्ट ए से लेकर 8th ए तक देख लिया हमने। अभी सुनिए, यहां तक की बात समझ में आई ना भैया? अब यहां पर ये जो बीच में और एलिमेंट्स हैं, इसको नाम दिया फर्स्ट बी, इसको नाम दिया सेकंड बी, फिर ये है थर्ड बी, फोर्थ बी, ये कौन सा है? फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ये कौन सा? सेवंथ बी। और ये जो पूरे तीनों हैं, इनको कलेक्टिवली हम केवल 8th या 8th बी, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली हमने ये नाम दिया। बोलो। ये सारे कहलाए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे कहलाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स थे? ये कौन से एलिमेंट्स थे? एस ब्लॉक। और ये सारे कौन से थे भैया? ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको मैं समझा रहा हूं, इसको जरा अच्छे समझो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बीच में ये जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, ये सारे, ये इसमें 10 कॉलम आ रहे हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनको हम कलेक्टिवली बोला करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट वी कॉल देम? इनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया था? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनको डी ब्लॉक क्यों नाम दिया? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो तुम्हें समझ में आ चुका है। गौर करिए, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम क्यों दिया? उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए नाम दिया क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट इज फिल्ड इन, it is filled in d orbital। इनका
लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल किया जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns122 और n-1 डी 1 से लेके 10 तक कुछ भी। n मतलब आखिरी वाला और n-1 मतलब क्या, उससे पहले वाला। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड लास्ट या पेनल्टीमेट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ns मतलब आखिरी और n-1 मतलब क्या होती थी, उससे एक पहले वाला सेकेंड लास्ट या पेनल्टीमेट बोलते हैं, बताया था मैंने। तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नाम दिया, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी ऑर्बिटल में। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दिया। समझ में आई बात। इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक के अलावा, इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नाम देते हैं। ट्रांजिशन क्यों नाम दिया इनको, ट्रांजिशन का मतलब तुम जानते हो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है निमिषा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अभी अपन जैसे बोर एटॉमिक मॉडल पर जब क्वेश्चन करते थे तो बोलते थे ना इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। तो इन्हें ट्रांजिशन का नाम क्यों दिया, इन्हें ट्रांजिशन नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और वो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ये मेटल्स हैं तो वो नॉन मेटल्स हैं, वो कंडक्टर्स हैं तो ये बेड कंडक्टर है। मतलब यू विल फाइंड बिग डिफरेंस। इनमें मोस्टली सारे सॉलिड हैं, इनमें तुमको गैसेस वगैरह भी मिलेंगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है मयंक, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो रही हैं। और वो प्रॉपर्टीज़ अचानक से डिस्टिंक्ट नहीं हुई, किन से होते हुई, इनसे होते हुए, बोलो ना, इनसे होते हुए वो डिस्टिंक्शन आया इन एलिमेंट्स के थ्रू। एकदम अचानक से ये नहीं बन गए, बीच में ये एलिमेंट्स आए कि नहीं आए। इसीलिए हमने इनको नाम क्या दिया है नंदनी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, और यकीनन मेरी कॉपी को पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिन पर मैं खुद बोलूँगा कि नहीं तुम एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, बट कुछ जगह पर तो बिल्कुल मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपको मेरी कॉपी के अलावा कुछ और करना ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है मयंक, वो कैसे आ रहा है, इन एलिमेंट से होते हुए आ रहा है। वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वो कंडक्टर है, वो बेड कंडक्टर है, वो मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। तो ये डिफरेंस किन से होते हुए आया, इसीलिए इनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आई बात, बोलिए, लिख लो। इन एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो, क्यों नाम दिया, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ के क्या हैं, बीच में आएंगी। बोलिए, these elements are known as transition elements because their properties are, अनुभव सिंह लिखिए, because their properties are intermediate of those of S block and P block elements. These elements are known as transition elements because their properties are intermediate of those of S block and P block elements. क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कहीं आ रही है। कहो, समझ चुके। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या जो टाइप्स ऑफ डी ये हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये 4 अलग अलग सीरीज में बांटे गए हैं। सुनो, ये 4 अलग अलग सीरीज में बांटे गए हैं। पहला, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या फिर
फर्स्ट ट्रांजिशन या फिर 3D सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन या फिर कौन सी सीरीज? अब फर्स्ट ट्रांजिशन या 3D सीरीज जो होती है इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। कौन से? एटॉमिक नंबर 21 से लेकर तो एटॉमिक नंबर 30 तक। कहाँ से? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगी। ये रही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये वाली जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, यहाँ से यहाँ तक की ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। इट इज कंटेनिंग हाउ मेनी एलिमेंट्स? 10 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। बोलो, ये 10 एलिमेंट्स हैं। और इसे 3D सीरीज नाम क्यों दिया? इन्हें 3D सीरीज नाम इसलिए दिया क्योंकि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरा जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में भरा जाता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? 3D 1 to 10 4s, 3D 1 to 10 4s 1 to 2। बोलो, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन चूंकि 3D कक्षक में भरा जाता है इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया? 3D एलिमेंट्स। इन्हें 3D सीरीज क्यों नाम दिया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? 3D ऑर्बिटल में। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन 3D ऑर्बिटल इट इज व्हाई दे आर नोन एज 3D एलिमेंट्स। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D 1 to 10 और फिर क्या? 4s 1 to 2। बोलो, नहीं आ समझ में? तो ये 3D सीरीज क्या है, समझ में आ गया भैया? 3D सीरीज नाम क्यों दिया? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया। और अगर तुम गौर फरमाओ तो तुम एक बात पाओगे कि ये पीरियोडिक टेबल के 1 2 3 और ये चौथे पीरियड में आ रही है। 3D सीरीज कौन से पीरियड में आ रही है? ये देखो कौन सा पीरियड है ये? पहला, दूसरा, तीसरा और बोलो, तो ये पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में है। नहीं आ समझ में? आप समझो ना, इसमें 4 ऑर्बिट्स है सर, 4। अरे कितने ऑर्बिट्स है भैया इसमें? 4 है कि नहीं भाई? और 4 है तो क्या होगा? जो जितने ऑर्बिट्स होते हैं वो उसी पीरियड में आता है। 3D इसलिए नाम दिया क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। भाई अब्बा रूल से 4s से पहले तुम इलेक्ट्रॉन 3D में रखते हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लिख ऐसा रहे हो ऐसा लिख रहे हो। भाई 3D के बाद 4s लिख रहे हो या 4s के बाद 3D, डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे सर पहले 4s में लिखते हैं फिर 3D में लिखते हैं। ठीक है, आप लिखने में 3D और 4s में पहले किसी को भी लिख सकते हो, दोनों सही है टेक्निकली। इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी आती है तो वो डंके की चोट पे पहले किस में भरोगे? फिर 3D में। समझ में आई बात? तो इस पर 4 पीरियड है, इसमें 4 ऑर्बिट्स है, इसलिए कौन से ऑर्बिट में आएगा ये? कौन से पीरियड में आएंगे? 4th पीरियड में। लिख लो फटाफट। दिस सीरीज इज प्रेजेंट इन 4th पीरियड। दिस सीरीज इज प्रेजेंट इन 4th पीरियड। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी। सेकंड ट्रांजिशन, या जिसे कौन सी सीरीज बोलोगे? 4D सीरीज। इसमें भी अगेन तुम्हारे पास में कितने एलिमेंट्स आएंगे? हालांकि ये कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है। मसला ये है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जा रहा है? 4D में। अरे बोलो ना यार, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल किया जा रहा है सर? कौन से ऑर्बिटल में? लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में फिल किया जा रहा है, इसलिए 4D सीरीज नाम दिया। और 4D सीरीज क्यों नाम दिया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में जा रहा है। बोलो ना। और तुम ध्यान दे सकते हो पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में ये? ठीक है,
तीसरी कौन सी सीरीज? थर्ड ट्रांजिशन या फिर क्या 5D सीरीज। लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 5D ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये कौन से पीरियड में आएगा? करे कहो। चौथा कौन सा? 4 ट्रांजिशन सीरीज या फिर 6D सीरीज। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में आएगी? करिए, कर लिया? तो ये कौन सी सीरीज थी भैया? 3D एलिमेंट्स, 3D डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, या फिर क्या नाम दिया इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोलो, नहीं आ समझ में? उसके बाद ये जो तुमको 14 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ओए ये 14 करके जो तुमको 2 बार दिखे, कौन से वाले? ये और ये, इनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? 14 और 14, ये भी 14 है और ये भी 14 है। बोलो 14 को कलेक्टिवली हम कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों नाम बोलते हैं इनको एफ ब्लॉक? क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एफ ऑर्बिटल में। इसीलिए इन्हें क्या बोला? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? n-2 f 1 to 14, करेक्ट? फिर क्या? n-1 d, n मतलब लास्ट ऑर्बिट, n-1 मतलब क्या? सेकेंड लास्ट, पेनल्टीमेट, और n-2 मतलब क्या? अरे n कौन सा होता है यार? n-1 और n-2 पेनल्टीमेट। बोलो ये लास्ट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट। ठीक है, ये है। इन एलिमेंट्स को एक और नाम से बोला जाता है, एफ ब्लॉक के अलावा इन्हें और क्या नाम दिया जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इनर ट्रांजिशन क्यों नाम बोला इनको? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इनको कहाँ से निकाला है तुमने? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, पर आपने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट में से निकाला है। निकाला है या नहीं? पर ये जो बीच में 10 कॉलम थे, ये क्या थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। इनको तुमने किस में से निकाला है? इसीलिए इनको क्या नाम दिया? इनर ट्रांजिशन। ठीक, तो दीज एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहो, लिख लो, चलो, कर लिया? अब ये जो सीरीज है, ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ये 2 सीरीज से मिलके बने हैं। कितने? 2 सीरीज से। पहले लिख लो, these elements are known as inner transition elements because they have been picked from transition elements. Because these elements have been picked from transition elements.
इसमें दो सीरीज आती है, 4f सीरीज या लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स। लेंथेनाइड्स है या फिर क्या है, लेंथेनॉइड्स हैं। इन्हें लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड क्यों बोला, क्योंकि ये जो आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो 57 वाला एटॉमिक नंबर है ये एलिमेंट है लेंथेनियम। कौन है, लेंथेनियम। और इन 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उस एटॉमिक नंबर 57 यानी लेंथेनियम से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखती हैं। इसे लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइड्स क्यों नाम दिया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है, लेंथेनाइड्स के जैसे, लेंथेनियम के जैसे, ठीक है। और इसे 4f सीरीज क्यों नाम दिया, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4f में। अरे बोलो, चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4f में। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, चूंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया, 4f सीरीज। 4f सीरीज नाम क्यों दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया। अरे कहो, चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया इसीलिए 4f सीरीज नाम दिया इसे। ये देख लो आप, फोर एफ ऑर्बिटल में गया, ठीक है। लिख लेना, इन्हें 4f इन्हें लेंथेनॉइड्स क्यों नाम दिया, बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 14 एलिमेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ लेंथेनियम। बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ these 14 elements are quite similar to those of lanthanum, ठीक है। इसमें भी दूसरी वाली जो सीरीज है इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5f 1 to 14 6d। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया, 5f ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 5f ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो आ रहा है आप चेक करोगे तो ये पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड में आ रहे हैं। कौन से पीरियड में आ रहे हैं, देख लो ना, इनमें 6 ऑर्बिटल के नहीं है। और ये जो आ रहे हैं इन्हें एक्टेनॉइड्स क्यों नाम दिया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर 89 पर जो एलिमेंट है वो है AC, एक्टेनियम। इन 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, किसके जैसी हैं, ये 5f सीरीज है और ऊपर वाली कौन सी थी, इन 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किसके जैसी हैं, एटॉमिक नंबर 1 कहाँ से किसकी जैसी है, एक्टेनियम के जैसी हैं। बोलो, अरे कहो, ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में आ रहे हैं, 7th पीरियड में आ रहे हैं। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। अरे बोलो, और ये पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में है, इसमें कहाँ से कहाँ तक आए, एटॉमिक नंबर कहाँ से 58 से कहाँ तक 71। बोलो, और यहाँ कहो, ठीक है। 90 से लेकर 103 तक 14 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर।
अरे है भैया, पर वहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं? 14। कहो, कर चुके? एक्टेनाइड्स क्यों नाम दिया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी हैं? एक्टेनियम के जैसी। और उन्हें लैंथेनाइड्स क्यों नाम दिया? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज लैंथेनियम के जैसी हैं। ठीक है, कर चुके? किसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसे समझ में आ गया? अब ये टेबल पूरी बना लीजिए भैया। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन तो हम लोग कल देख चुके थे, है ना भैया? पीरियड वाइज क्या है, ग्रुप वाइज क्या है, सारी कहानी सारी हम लोग कल देख चुके हैं। बोलो, अब जो है हम एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। और नॉमेनक्लेचर खास तौर पे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज़्यादा हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज़्यादा हैं, उनके नामों को कैसे लिखा जाता है। ये बड़ा फेवरेट सा टॉपिक होता है, नीट पे क्वेश्चन बने हैं, इस साल भी बना था, पिछले साल भी बना था। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक क्या है? 100 या 100 से ज़्यादा, उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, उसका कुछ हमारे पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। इसमें डिजिट्स को कुछ एब्रेविएशन दिए गए हैं और उनके कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे 0, तो 0 के लिए क्या लिखा जाता है और उसका क्या एब्रेविएशन दिया जाता है? 1 के लिए क्या? अन। एब्रेविएशन क्या है? 2 के लिए क्या है? देख रहे हैं आप, है ना? ये आपको समझ में आपके सामने है, तो बड़ा आसान है। इसको कैसे लिखा जाएगा बता रहा हूँ। जैसे एक एलिमेंट तुमको दिया जिसका एटॉमिक नंबर है 102। सुनना, एटॉमिक नंबर कितना है? 102। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो 102 के लिए एब्रेविएशन क्या होगा? 1 के लिए क्या होगा? अन। तो वो कैपिटल यू, पहला लेटर हमेशा कैसा? मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, तुम मतलब 2 के बाद तीसरा ही तुम कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 के लिए क्या लिखा है? यू। फिर 0 के लिए क्या लिखा है? और 2 के लिए क्या लिखा है? तो ये उस एलिमेंट का सिंबल हो गया। कुछ समझ में आया? 1 के लिए क्या लिखना है? 1 के लिए क्या? और पहला लेटर कैपिटल। फिर 0 के लिए क्या? एन। बोलो। और उसके बाद में 2 के लिए क्या? तो ये उसका सिंबल हो गया। बोलिए, ये उसका सिंबल हो गया। और उसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पहले वाले के लिए अन, 0 के लिए नील, बोलो, और 2 के लिए क्या? बाय, ईएम। बोलो, अनिल बीएम। आखिरी में जो नाम आएगा उसके आगे सफिक्स लगाना है क्या? आईयूएम। बोलो, समझ गए? नहीं आया समझ में? मैं और लेता हूँ, चलो। तुम्हारे पास में जैसे एलिमेंट लिया मैंने, एटॉमिक नंबर है 113। 113, तो 1 के लिए क्या लिखा है? यू। फिर 1 के लिए क्या? और 3 के लिए क्या? ये उसका सिंबल हो गया। नहीं समझ में आया? आ गया? अब क्या लिखोगे इसको? 1 को अन, सेकंड वाले के लिए फिर से अन, और ये क्या? ट्रियम। अंडरस्टूड? बोलिए, ठीक है? तो किस तरह से इनके नाम लिखे जाएंगे ये क्लियर है आप लोगों को? बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। मैंने बताया था तुम लोगों को कि 2 बताऊंगा, तीसरा तुम खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स ये लिख लो। ये टेबल तुमको जो मॉड्यूल दूंगा उसमें प्रिंटेड ही है, मॉड्यूल के आखिरी पेज पर ये प्रिंटेड है ऑलरेडी टेबल। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स लिख लो फटाफट से। और फिर आप नाम लिखना। एक 105 वाले का नाम लिखा आपने? क्या नाम होगा 105 वाले का? अनिल। ठीक है, नाम क्या बनेगा इसका? अनिल पेंटियम। करेक्ट? चलो, एटॉमिक नंबर
109 कर लिया। क्या होगा यहाँ पर? अनिल क्या है? करेक्ट? क्या बोलोगे इसको? करेक्ट? समझ गए ना भैया? चलो एक और आखिर, क्या होगा? अनिल क्या है? ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका?